दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 10 से अधिक लोगों की मौत के साथ 50 से ज़्यादा लोग घायल तो हुए ही, आसपास के घरों को भी अच्छी खासी क्षति हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फैक्ट्री घरों के आसपास ही थी और किसी ने इसकी चिंता नहीं की कि हादसे की स्थिति में जान माल की क्षति कहीं अधिक हो सकती है। इस पर भी हैरानी नहीं कि यह सामने आ रहा है कि फैक्ट्री में मनमाने तरीके से बारूद का भंडारण किया जा रहा था। यह भंडारण कितने बड़े पैमाने पर किया गया था, इसका पता इससे चलता है कि उसमें विस्फोट के कारण आधे घंटे तक धमाके होते रहे और इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हादसे की गंभीरता का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि आसपास के कई शहरों से अग्निशमन गाड़ियों को बुलाना पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भीषण हादसे का शिकार बनी पटाखा फैक्ट्री सुरक्षा मानकों की अनदेखी करके चलाई जा रही थी। यह अनदेखी इसके बाद भी हो रही थी कि कथित तौर पर फैक्ट्री का समय समय पर निरीक्षण किया जाता था। कोई भी समझ सकता है कि फैक्ट्री के निरीक्षण के नाम पर खानापूरी की जा रही होगी। संबंधित विभाग के अधिकारी कागजों में यह दर्ज करके कर्तव्य की इतिश्री कर लेते होंगे कि फैक्ट्री तय मानकों के हिसाब से चलाई जा रही है। फैक्ट्रियों, होटलों आदि के साथ सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा के मामले में अपने देश में ऐसा ही होता है। निरीक्षण के नाम पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी ही की जाती है। इसी कारण अपने देश में वैसे हादसे लगातार होते ही रहते हैं, जैसा हरदा में हुआ। इन हादसों में तमाम लोग मारे जाते हैं और शासन प्रशासन के साथ देश की भी बदनामी होती है, लेकिन कोई ज़रूरी सबक सीखने से इनकार किया जाता है। स्थिति यह है कि जांच और कार्रवाई के नाम पर भी लिपापोती होती है और जिम्मेदार लोग मुश्किल से ही जवाबदेह बनाए जाते हैं। एक ऐसे समय जब देश को विकसित बनाने की कोशिश हो रही है, तब यह देखना दयनीय है कि इस पर निगाह नहीं जा रही है कि कार्यस्थलों, सड़कों, सार्वजनिक आयोजनों आदि में सुरक्षा के सामान्य नियमों की उपेक्षा ही अधिक होती है। जब देश के बड़े शहरों तक में ऐसा होता है, तब यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि हरदा जैसे शहरों में क्या होता होगा। आखिर कब चेतेंगे हम और यह देखेंगे कि भारत से कहीं कम विकासशील देशों में सार्वजनिक सुरक्षा के नियमों का पालन कहीं अधिक संतोषजनक है। कम से कम अब तो यह समझा ही जाना चाहिए कि सार्वजनिक सुरक्षा के नियमों की अनदेखी देश की प्रगति में एक बड़ी बाधा है। ध्यान रहे कि अपने यहाँ जैसे सुरक्षा मानकों की उपेक्षा की जाती है, वैसे ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी परवाह नहीं की जाती। पाकिस्तान में 8 फरवरी को नेशनल और प्रांतीय असेंबली के चुनाव होने हैं। नेशनल असेंबली का कार्यकाल गत वर्ष अगस्त में समाप्त हो चुका है,
शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM सरकार ने पाकिस्तानी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चुनाव से पहले त्यागपत्र दे दिया था ताकि कार्यवाहक सरकार गठित हो सके। पाकिस्तान में यही व्यवस्था है कि नेशनल असेंबली भंग होने के 90 दिनों के भीतर कार्यवाहक सरकार के अंतर्गत चुनाव संपन्न होने चाहिए। हालांकि पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने जारी परिसीमन प्रक्रिया के चलते निर्धारित अवधि में चुनाव कराने में असमर्थता जताई थी। आयोग का आग्रह कुछ हद तक सही लेकिन पूरी तरह सच्चाई के करीब नहीं था। चुनावों को टालने के पीछे की वास्तविक वजह यही थी कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर यह सुनिश्चित करने में लगे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI सत्ता की होड़ से बाहर हो जाएं। इमरान खान और PTI को राजनीतिक रूप से पूरी तरह किनारे लगाने के लिए कुछ समय तो चाहिए ही था। जनरल मुनीर और इमरान के बीच टकराव पुराना है। इमरान ने प्रधानमंत्री रहते हुए तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बाजवा को इसके लिए मनाया था कि वह ISI के मुखिया पद से मुनीर को विदा कर दें। ISI प्रमुख का पद पाकिस्तान में रुतबे का प्रतीक माना जाता है। बाद में बाजवा और इमरान के बीच ही समीकरण बिगड़ गए। बाजवा ने अप्रैल 2022 में इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई और उनकी जगह PDM सरकार गठित करा दी। PDM असल में इमरान विरोधी दलों का एक गठबंधन है जिसमें नवाज शरीफ की PMLN, भुट्टो जरदारी परिवार की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP और मौलाना फजल उर रहमान की JUIF शामिल है। राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल यह प्रश्न किया था कि अयोध्या के बाद आगे क्या, बल्कि इसका उत्तर देते हुए यह भी कहा था कि हमें आज से इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। निसंदेह ऐसा ही किया जाना चाहिए, लेकिन क्या काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामलों को ओझल किया जा सकता है? ये दोनों मामले पहले से ही अदालतों के समक्ष हैं और 1991 के उस पूजा स्थल अधिनियम के बाद भी हैं जो यह कहता है कि धार्मिक स्थलों का चरित्र वैसा ही रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था। कई याचिकाओं के जरिए इस आधार पर इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कि यह तो न्याय मांगने के बुनियादी सिद्धांत का ही उल्लंघन करता है। इन याचिकाओं का निर्धारण होना शेष है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि यह अधिनियम यह जानने पर रोक नहीं लगाता कि किसी धार्मिक स्थल का वास्तविक चरित्र क्या था।
इसी कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो सका और शाही ईदगाह मस्जिद का कराए जाने की पहल हो रही है। स्टॉप।